हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है और पेंडेमिक के चलते ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अभी जैसे डाउन टर्न चल रहा है, चाहे इंडियन इकॉनमी में देखें या फिर आप देखें जो ग्लोबल इकॉनमी में देखें, तो डाउन टर्न है। तो डाउन टर्न का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी रैपिडली नहीं चल रही, उसके बावजूद यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बिलियनियर्स बढ़ते जा रहे हैं। कि बिलियनियर्स कौन से वाले, जो कि इंडिया में या फिर हम देखें इवन ग्लोबल लेवल पर भी बिलियनियर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए इसी स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको, जैसे ना ये यूपीएससी की आदत होती है बहुत बार कि आपको इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट कि डाउन टर्न है लेकिन लोग अमीर हो रहे हैं कुछ, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाना था मुझे या रादर एग्जामिनर को कि जो सस्टेनेबल, जो इक्विटेबल ग्रोथ को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ना बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डिस्कस, एक्सप्लेन एटसेट्रा। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पर आंसर्स नहीं बनते हमारा कंटेंट को हमें सिर्फ मोल्ड करने का तरीका चेंज होता है। सबसे पहली बात, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊं, जैसे स्ट्रक्चर हमें क्या बनाना था, पहली बात तो है कि थोड़ा ये स्टेटमेंट समझानी पड़ेगी। जब भी लिखते हैं ना इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, तो आपको स्टेटमेंट समझानी है कुछ एग्जांपल्स देकर। जैसे बहुत से बच्चे यहाँ डाउट में रहते हैं कि हम नाम कोट करें या ना करें। फॉर एग्जांपल मार्क ज़करबर्ग, या फिर इंडिया की बात करें तो मुकेश अंबानी, लिखें या ना लिखें। जैसे साइरस पूनावाला भी हैं इंडिया में, वो भी अभी जो पेंडेमिक के चलते काफ़ी अमीर हो गए थे, तो इसीलिए इनका नाम लिखें या ना लिखें, तो ये डाउट है हमारे दिमाग में। तो दोस्तों लिख देंगे तब भी बुराई नहीं है, लेकिन जनरली एज अ रूल हम अवॉइड करते हैं नाम लिखना। आप बोल सकते हैं कि इंडिया में भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी को कॉन्टेक्स्ट को बनाकर मैं आपको एक पहले ब्रॉडर स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि हमें आंसर बनाना कैसे। सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहली बात हमें यहाँ पर एक थोड़ा एग्जाम्पलीफाई करके, क्योंकि स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई थोड़ा प्रूव भी करना है। ठीक है, तो हम पहले स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे या प्रूव करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंडली हम बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस हैपेंड। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम बताएंगे लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बिलियनियर्स ये अमीर हो गए। ठीक है, तो इसी का एक सब पार्ट बना लें या थर्ड पार्ट बना लें, ज़रूरी नहीं है। थोड़ा रिफ्यूट भी करेंगे इस स्टेटमेंट को, एक रिफ्यूज़ल ऑफर करेंगे एंड देन लेकिन हम बताएंगे हमें वे अहेड क्या चाहिए। ठीक है, ये जो भी आपको चाहे डिस्कस करने के लिए बोले, चाहे जैसे मर्जी बोले, हमेशा ही हमारे पास एक ब्रॉडर एक जो स्कीम ऑफ थिंग्स रहती है। वो जो स्कीम ऑफ थिंग्स क्या रहती है कि आपको हमेशा ही एक इंट्रोडक्शन में, चाहे उसको एग्जाम्पल से या फिर चाहे डेफिनेशन से कोट करते हुए आपको उस चीज़ को समझाना होता है हमेशा। एंड देन शुरू में इंट्रोडक्शन में हमेशा, या तो मैं आपको बता सकता हूँ ब्रॉडर जो रूल हमें क्या बनाया, हम डिफाइन कर दीजिए या नंबर्स के थ्रू जस्टिफाई कर दीजिए। ठीक है, पहला स्टेप ये। उसके बाद आप उसके सपोर्ट में आइए, देन उसके जो अगेंस्ट, एंड देन कुछ वे अहेड। ये स्टैंडर्ड सा हम बना सकते हैं एक ब्रॉडर सा एजेंडा। बहुत से जैसे सवाल चाहे डिस्कस हो, चाहे एक्सप्लेन हो, चाहे जस्टिफाई हो, तो हमारे आंसर्स जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ये जो ऊपर हमारे आंसर्स बन जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी चीज़ क्या वेरी करती है कि किसी चीज़ में हमारा ये एक्सप्लेनेशन बड़ा हो जाएगा, किसी चीज़ में हमारा एक क्रिटिसिज्म बड़ा हो जाएगा, किसी चीज़ में हमारा वे हेड बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इनका कंटेंट जो किस पे ज़्यादा फोकस करें वो चेंज होता रहेगा। अदरवाइज स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएं हमेशा। स्ट्रक्चर का मतलब बनाए से स्ट्रक्चर सिंपल भाषा में कहें तो क्या मतलब है इसका, हमें किस तरह से हेडिंग्स बनानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ों को दिमाग में रखना ज़रूरी है, तभी हमारे अच्छे आंसर्स बनते हैं। ओके, तो चलिए सवाल पर आते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको रैपिडली सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो और ये जो आंसर्स हैं, यहाँ पर जो बातें एक्स्ट्रा लिखी होती है हमेशा मॉडल आंसर में, 150 वर्ड्स में इसको कंटेन करना डेफिनेटली एट टाइम्स मुश्किल रहता है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाओ तो हमारा 150 वर्ड्स में काम पूरा हो सकता है। ठीक है, तो हम बताएंगे जैसे कि इवन यूएस बेस्ड जो एक पर्टिकुलर किसी थिंक टैंक ने भी बताया कि बिलियनियर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मार्च 18 डेट क्यों ली, क्योंकि उसके बाद दुनिया भर में ऑलमोस्ट मेजर कंट्रीज़ में लॉकडाउन हो गया था, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो ये कि जो दुनिया भर में बिलियनर्स की लिस्ट बढ़ती जा रही है एंड जो बिलियनर्स काफ़ी और अमीर भी हो गए हैं, उनकी वेल्थ बहुत रैपिडली ग्रो करी। एक दो नाम लिख सकते हैं, एक दो ग्लोबली, एक दो इंडिया के। तो आप बताएंगे, उसके बाद इमीडिएटली जंप करेंगे कि ये जो नंबर बढ़ा कैसे एकदम से। सबसे पहली बात, जो एकदम से लग रहा था कि बहुत नीचे चलेगी स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में शार्प बाउंस बैक हुआ किसी पर्टिकुलर कंपनीज़ के। ठीक है, किसी कंपनी के जो स्टॉक्स में तेज़ी से जो चढ़ाई हुई और पैसा उनका बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ रीज़न क्या रहे होंगे, वापस जो क्यों आया वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, एक और कि मार्केट में बाउंस बैक क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या था कि जो सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर के, चाहे यूएस में हो चाहे इंडिया में, उन्होंने बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो एक्शन दिखाते हुए मार्केट्स को सपोर्ट करना शुरू किया। मार्केट में चाहे डेट था, चाहे लिक्विडिटी की बात हो रही है, उसको सपोर्ट करना शुरू किया एंड अकॉर्डिंगली कंपनीज को बचाया जो बैंकक्रप्ट होने से एंड आउट ऑफ बिजनेस जाने से। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद
दोस्तों आईटी और जो आईटी से जुड़ा हुआ जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑनलाइन शॉपिंग हो चाहे, ये इनसे जुड़ी हुई कंपनीज की वेल्थ बहुत रैपिडली जो बढ़ी, चाहे आप देख सकते हैं इवन कि अगर आप देखें इंडिया में अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो उनके जो जियो प्लेटफॉर्म में ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। एंड उसके बाद आप चाहे जेफ बीजोस देखें ग्लोबल लेवल पे, मार्क जकरबर्ग, जिनकी भी वेल्थ इंक्रीज हुई है वो आईटी से जुड़े हुए हैं या आईटी से जैसे जुड़े हुई चीज़ों से, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजॉन, है ना। तो इनकी वेल्थ में बहुत रैपिडली तेज़ी से जो प्रोसेस चला, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सेस था दुनिया का, दैट वाज थ्रू आईटी। ओके, देन उसके बाद ड्रग मेकर्स, है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एग्जांपल लिख सकते हैं आप यहाँ पे जो मैं आपको बताया, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाला एग्जांपल है, वो एग्जांपल कोट करके हम इसको जो अपने जो बात को और थोड़ा जस्टिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया एंड रादर ग्रोथ ट्रोजेक्ट्री की तरफ निकल गए आने वाले टाइम में। ओके, पैंडेमिक नहीं दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक ठीक है लेना। देन उसके बाद जो यूएस के फेडरल रिजर्व ने भी जो इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से गिरा दिए एंड उसके बाद जो बॉन्ड बायबैक शुरू कर दिया, उससे भी क्या हुआ, मार्केट में लिक्विडिटी आई। इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। जो अमीर लोग थे वो और अमीर होते नजर आए। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी जी की वेल्थ जो 10वें नंबर से दुनिया के, अब वो शायद 5वें सबसे अमीर हो चुके हैं। ये वेरी करता रहता है क्योंकि स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद जो बिग टेक कंपनीज एंड जो हेल्थ केयर से जुड़ी हुई हैं, जो बिग फार्मा, हॉस्पिटल स्टॉक्स, ये मेजर बेनिफिशियरी रहे। इसी कारण से कुछ लोग अमीर थे वो और अमीर हो गए, ठीक है, सडनली सर्ज दिखता है। लेकिन हम बोलेंगे कि सभी के सभी लोग अमीर नहीं हुए। फोर्ब्स मैगजीन बताती है कि बहुत सारे जो बिलियनर्स थे अब वो बिलियनर्स रहे ही नहीं, उसकी लिस्ट से बाहर हो गए। एंड देन जो 51% मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा जो लोग पहले अमीर थे वो पहले से गरीब हो गए एंड बिलियनर्स की लिस्ट से बाहर हो गए। लग्जरी ब्रांड के बहुत सारे, जैसे आपने शायद सुना होगा लुई विटॉन एटसेट्रा, ज़ारा वगैरह, इनके जो ओनर्स हैं दे आर पुअरर नाउ कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स, ठीक है। तो ये इसलिए लग्जरी ब्रांड्स वाले ओनर्स भी को नुकसान हुआ। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बात क्या नज़र आती है कि जो डिवाइड है अमीरों और गरीबों के बीच में, ये डिवाइड बढ़ गया, ठीक है, ये डिवाइड काफ़ी इंक्रीज हो गया। इवन कि कुछ अमीर भी अब गरीब होते नजर आए। वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ फ्यू काफ़ी रैपिड हो गया। एंड देन अब हमें इससे बचना है, अगर फ्यूचर में अगर ऐसे हम चाहें कि ऐसा ये जो अगर कोई मुसीबत आए, पेंडेमिक एक्सेट्रा, तो उसमें ऐसी वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन ना देखने को मिले, तो हमें इक्विटेबल सस्टेनेबल अगर फ्यूचर चाहिए तो क्या करना होगा। पहली बात दोस्तों, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा जो किसी, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक के पास हो, किसी कुछ चुनिंदा लोगों के पास हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो काम करे, अगर इन केस क्राइसिस हो तो उसके वक्त काम करे, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सेस पहुंचाना होगा, क्योंकि अगर जैसे पावर प्लांट एक्सेट्रा वगैरह में कभी सप्लाई बंद हो जाती है तो उसके कारण बहुत से लोग हैं वल्नरेबल हो जाते हैं। बिजली का बिल नहीं जमा कराया तो वल्नरेबल हो गए, है ना, क्योंकि अभी जो एमएसएमईज का बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बिजली का बिल, तो वो जमा नहीं कराया तो उनकी फैक्ट्री चलनी बंद हो गई हैं। अब वो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन छोड़िए, जो उनके पास पैसे एग्जिस्टिंग थे वो भी अब खत्म होते नजर आ रहे थे उनको। तो इसी कारण अगर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें, सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं, वो आत्मनिर्भर इन अ वेरी ट्रू सेंस, तो इसीलिए ज़रूरी है कि इसको सस्टेनेबल इंफ्रा, तो यहाँ पे जितने आप पॉइंट्स डाल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म चेंज की तरफ हमें बिहेवियरली जाना होगा। इवन अगर एग्रीकल्चर में बात करें तो ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ की एकदम से किसान को अपना अनाज ना बेचना पड़े, तो ये भी हमें ऐसा करना होगा ताकि जो एक ग्राउंड रूट लेवल पर भी एक मुहिम चले, नॉट ओनली बिलियनियर्स के लेवल पर, जो ग्राउंड रूट लेवल पर भी, कि अगर कोई अमीर हो रहा है तो ग्रेजुअली साथ में एक और पूरा का पूरा समाज का हिस्सा भी साथ साथ अमीर होता रहे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल इंफ्रा की बात करें आप, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज़ वगैरह एक्सेट्रा चलती हैं, तो वो सब चलने से भी हमारा, अगर हम देखें कि लोगों को जॉब से हाथ धोना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये सोशल की तरफ, एस्पेक्ट की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन अगर डाल देंगे आंसर में कोई बुराई नहीं है। एंड देन जो वल्नरेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ लोग बहुत अमीर हो गए तो कुछ अगर गरीब भी हुए हैं, उसमें किसी का बिजनेस कहीं और कहीं चला गया, तो इस कारण से दैट मीन्स कि कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए होंगे, कुछ लोग जो उससे पूरे जो अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से हाथ धो बैठे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि क्रेडिट का एक्सेस रहे लोगों के पास, सोशल सेफ्टी एक्सेट्रा। इकोनॉमिक शॉक्स तो आते ही रहेंगे वन वे और द अदर, तो इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम को हम रिविजिट कर सकते हैं, ताकि ऐसे जो शॉक्स अगर आएँ तो लोगों का ऐसा ना हो कि खाने के ही लाले पड़ गए, खाने ही नहीं खा सकते अब। देन एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
उससे भी हमें जो लोगों की फिजिकल रेजिलियंस भी बढ़ती है। तो देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा ना, इसलिए जो यहाँ ये जो वर्ड था सस्टेनेबल, इक्विटेबल, इस पर थोड़ा फोकस करते हुए हमें उस तरह के एस्पेक्ट्स लाने होंगे कि लोग अगर अमीर हो जाते हैं तो बाकी लोग गरीब ना हो जाएं, तो बाकी लोगों के कहीं खाना जो बंद ना हो जाए। तो इसी कारण ज़रूरी है कि हम रेजिलियंट बनाएं लोगों को, एट द सेम टाइम सेकेंडली एट द सेम टाइम हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, किसी चुनिंदा लोगों की एक वो प्रॉपर्टी कोई चीज़ ना हो बस, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस हो लोगों के पास, चाहे वो एक्सेस ऑफ क्रेडिट हो, चाहे वो ऑफ एनर्जी हो, चाहे ऑफ क्लीन एयर हो, है ना। तो लोगों को हम इन चीज़ों का एक्सेस दिलाएंगे तभी ही वो प्रॉस्पर हो सकते हैं इन द लॉन्ग रन, ठीक है। एंड देन जो एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो जैसे डेटा प्राइवेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सब का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा अगर टेक्नोलॉजी में एडवांस होकर आगे निकल जाते हैं तो सरकारों को पता ही नहीं चलता, रेगुलेटर्स दे जस्ट कैन नॉट इवन फाइंड आउट कि व्हाट इज हैपनिंग इन दीज कंपनीज। तो इसीलिए ये सब चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है। रिकवरी मैकेनिज्म, रेजिलियंस, कि अगर कुछ लोग गरीब हो गए हैं जो अपने वेज बिल्स एक्सेट्रा नहीं पे कर पाते, तो उसी कारण से उनको सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, ताकि बहुत से लोग जो इन पर डिपेंडेंट हैं एम्प्लॉयमेंट वाले, उनको भी जो नुकसान ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आप यहाँ पे ब्रॉडर आंसर को बनाइए कि अगर बिलियनियर बनता है तो बिलियनियर बनने से दैट मीन्स कोई अगर बन रहा है तो कोई अगर उससे बाहर भी हो रहा होगा, कि हम एक्स्ट्रा अगर हम पाई क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए कि पहले दुनिया, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए दुनिया में थे, अब वो मान लो कि पहले जो 1000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन 1000 में थे, दैट मीन्स मान लो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए सबके पास था। अभी वो 500 लोगों के पास है, दैट मीन्स किसी के पास 1.5 करोड़ हो गया, किसी के पास आधा करोड़ रह गया, ठीक है। तो वो इक्विटेबल नहीं रहा एंड ये सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि उसमें बाकी लोग गरीब होते जा रहे हैं। या तो हम बोलें कि ये 1000 करोड़ बढ़कर अब 2000 करोड़ हो गया, ठीक है। तो ये 2000 करोड़ इसी कारण से, जो किसी के इंसान के पास 2 करोड़ रुपए हैं, तो इसी कारण से बाकी सबके पास भी 2 करोड़ हैं। तो लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर वो इक्विटेबल नहीं है, वो जस्टिस या फिर जस्ट नहीं है, तो उससे सस्टेनेबिलिटी खतरे में आ जाएगी। एंड ज़रूरी है सस्टेनेबिलिटी को हमें अगर रखना है, बचाए रखना है, समाज को बचाए रखना है, इकोनॉमीज़ को बचाए रखना है, तो हमें ये ऐसे काम करने होंगे जो इक्विटेबल सस्टेनेबल फ्यूचर हमें दे, ठीक है दोस्तों। इस दिशा में आंसर थोड़ा ले जाएं, थोड़ा आंसर जो अदरवाइज इट्स अ टफ क्वेश्चन कि कैसे इसको किस दिशा में मोड़ें। तो लेकिन आपको ऐसे जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो कंटेंट होता है उसको कैसे मोल्ड करना है, एंड ऐसा भी लगता रहे जैसे जैसे आप आंसर्स बनाते रहेंगे, ऐसा भी लगता रहे एग्जामिनर को कि आपको जो आपने क्वेश्चन का ट्रैक लूज नहीं किया, आपको क्वेश्चन का आइडिया है। तो क्वेश्चन के ट्रैक में रहते हुए कि हाउ इट विल इंश्योर ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हाउ दिस एंड दैट, ये आप वर्ड्स बार बार ड्रॉप करते रहते हैं, तो एग्जामिनर को ये भी लगता रहता है कि आपको क्वेश्चन का आइडिया है, क्वेश्चन की याद है आपको कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो बस ये सिंपल सा एजेंडा, तो मॉडल आंसर्स में ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे और बहुत सी चीज़ें। तो और सिंपल जो स्ट्रक्चर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बाद तो पॉइंट्स आप सभी को आते होते हैं, पॉइंट्स वहाँ पे सिर्फ अरेंज करने हैं। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।